बीएससी तृतीय वर्ष वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक है उसके विभिन्न चरणों को पढ़ना शुरू किया है और विभिन्न चरणों को समझाने के इसी क्रम में हम आज क्लोनल जो वाहक हैं उनके बारे में, हम क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत एक जीव में बाह्य स्रोत से प्राप्त इच्छित जीनों का समायोजन कर एक सुधरी किस्म तैयार की जाती है, एक उन्नत किस्म तैयार की जाती है। अब बाह्य स्रोत से इच्छित जीन के वाहन का कार्य करने वाले युक्ति को वाहक या वेक्टर कहते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज कठिन है इसमें, मैं इसको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कि इच्छित जीन की क्लोनिंग करने के लिए, इच्छित जीन की क्लोनिंग या उसकी प्रतिलिपियाँ तैयार करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे वाहक या वेक्टर कहते हैं। आप मेरी बात को रिपीट करके इस परिभाषा को लिख सकते हैं, यह एक इजी वे में आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, वाहक क्या होते हैं? वाहक एक्चुअली में वो डीएनए अणु होते हैं जो वास्तव में प्लाज्मिड या विषाणु के जीनोम होते हैं, वायरस के जीनोम होते हैं। अब प्लाज्मिड जो पाए जाते हैं वो है बैक्टीरिया में, जीवाणुओं में, और विषाणुओं का जो डीएनए है, विषाणु को जो जीनोम है, उसको भी वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनकी खासियत ये होती है कि ये इच्छित जीन के साथ जुड़कर इनकी जो प्रतिलिपि तैयार करने की क्षमता का उपयोग करके ये अपनी प्रतिलिपियाँ तो तैयार करते ही हैं, साथ ही साथ ये इच्छित जीन को जो इनके साथ जुड़ा है उसकी भी प्रतिलिपियाँ स्वतः तैयार हो जाती हैं। वेक्टर वास्तव में एक डीएनए अणु होता है जिसके साथ अन्य डीएनए खंड को जोड़कर उसको क्लोन किया जा सकता है। एक वेक्टर या वाहक प्लाज्मिड में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, तभी इसके साथ इच्छित जीन को क्लोन किया जा सकता है। अब ये देखिए, सुनिए आप ध्यान से, यहाँ से प्रश्न बनता है। अब इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एक अच्छे वाहक के क्या गुण हैं, या प्लाज्मिड के क्या गुण हैं, वाहक के रूप में प्लाज्मिड के क्या क्या गुण होने चाहिए जिससे उसकी वो वाहक के रूप में कार्य कर सके, वो आप जरूर लिखिएगा। इसका अणु छोटा होना चाहिए, नंबर 1। देखिए, ज़्यादा बड़ी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाले जो वाहक होते हैं वो इतने कारगर नहीं होते हैं, उनका संसाधन करना, उनको द्विगुणित करना, ये बड़ा मुश्किल का काम होता है, तो जितना छोटा हो उतना बढ़िया होता है। दूसरा है कि ग्राही कोशिका में इसकी सुगमता से प्रतिकृति संभव होनी चाहिए। मतलब ये है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको, कि हम क्या करते हैं, डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ते हैं और वेक्टर को किसी कोशिका के अंदर डालते हैं। वेक्टर अपने आप में कभी कोई क्लोनिंग नहीं करता, प्रतिलिपि तैयार नहीं करता। तो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में आपने डीएनए को जोड़ दिया इच्छित जीन को, लेकिन ये अपने आप में कभी कोई क्लोनिंग नहीं करेगा। इसे फिर किसी न किसी ग्राही कोशिका में, किसी जीवाणु कोशिका के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा और वहाँ ये अपनी प्रतिलिपियाँ तैयार करेगा। तो ये होना चाहिए प्लाज्मिड। दूसरा गुण क्या होना चाहिए कि वो आसानी से जो कोशिका है, ग्राही कोशिका, उसके अंदर एंटर हो जाए, वो इजीली उसके साथ अंदर जा सके और उसमें प्रतिकृति तैयार कर सके। वाहक, तीसरा गुण है, वाहक में स्पष्ट एवं उपयुक्त चिन्हक जीन होना चाहिए जिससे विजातीय जीन से संयुक्त होने की स्थिति में इसे पहचाना जा सके। अब मैं समझाता हूँ आपको कि चिन्हक जीन क्या होता है। देखिए, यह है डीएनए से संबंधित काम। ये ऐसी चीज़ें नहीं है जिनको आसानी से देखा जा सके। इनको देखने के लिए भी हमें बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, बड़े सूक्ष्म स्तर पर इनका बहुत कार्य करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब हम इनको स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा इच्छित जीन इनमें इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है? और ये जानने के लिए हमें बहुत सिंपल तरीका है कि ये जो कार्य करते हैं उन कार्यों का पता लगाएं। जैसे मान लीजिए कि एक प्लाज्मिड है, उसमें 2 तरह की रिकॉग्नाइजेशन साइट्स हैं, एक एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट और एक टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट। मैं समझाता हूँ आपको कि प्लाज्मिड में कुछ ऐसे, प्लाज्मिड जो इन जीवाणु में पाया जाता है उनमें से कुछ गुण होते हैं कि वो प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोधकता दिखाते हैं। मान लीजिए हमने हमारा इच्छित जीन उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया प्लाज्मिड के अंदर, तो अब उस प्लाज्मिड में कोई ना कोई प्रतिजैविक के प्रति जो रेसिस्टेंट था, प्रतिरोधकता थी, वो गायब हो जाएगी, वो दिखना बंद हो जाएगी। और अगर वो दिख रही है इसका मतलब हमारा इच्छित जीन उसमें ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। अगर वो हो गया है तो उसमें वो रेसिस्टेंट पावर खत्म हो जाएगी उसकी। तो ये पता करने का बड़ा आसान तरीका है कि प्लाज्मिड में यदि उस स्पेशली
किसी काम को करने की क्षमता यदि खो देता है प्लाज्मिड, तो इसका मतलब हमारा काम हो गया है, हमारा इच्छित जीन उसके अंदर इंसर्ट हो चुका है। तो ये आपको पता करना जरूरी होता है। और ये पता करने के लिए जो मार्कर जीन होते हैं वो प्लाज्मिड के होते हैं, वो मार्कर जीन होना बहुत ज़रूरी है। मार्कर जीन वे जीन जो कार्य करते हैं, अगर वो कार्य नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हमारा इच्छित जीन उसमें ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ये चिन्हित जीनों का होना जरूरी होता है। चौथा बताया इसमें कि वाहक में रेस्ट्रिक्शन विदलन स्थल की स्थिति ऐसी होनी चाहिए इससे वाहक कार्य में बाधा नहीं हो। बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझिए कि जो प्लाज्मिड है उस पर जुड़ने के लिए वह सिरे भी होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि हर कोई प्लाज्मिड ले लिया और उसको काटा और उसमें जोड़ दिया। ये कोई इसी तरह का दर्जी वाला काम नहीं है कि इसमें इसको काटा उसको जोड़ दिया उसको सिल दिया। इसको सिंपल सी बात है, डीएनए के अंदर उसके न्यूक्लियोटाइड 4 अनुक्रमों की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो इच्छित जीन के अनुपूरक क्षारों से तुल्यता रखती हो, समानता रखती हो, तभी वो जुड़ पाएगा, अन्यथा वो वाहक के रूप में कार्य नहीं कर सकता। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से बता दूं कि कोई चीज़ ट्रक में जानी है, एक वाहक का कार्य कर रहा है। तो कोई सामान, कोई वस्तु ट्रक में जानी है और आप पिकअप करके ले आए कि नहीं पिकअप में भेज दो इस सामान को, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं हो सकता। जो सामान बड़ा है, ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, उसके लिए तो ट्रक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पिकअप में तो जा नहीं सकता। उसी प्रकार वाहक हर इच्छित जीन के लिए है, वाहक भी स्पेसिफिक होना चाहिए, वो उससे जुड़ सके, वाहक के रूप में कार्य कर सके, तो ही उसको जोड़ा जा सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि वाहक में रेस्ट्रिक्शन विदलन स्थल की स्थिति ऐसी होनी चाहिए इससे वाहक कार्य में बाधा नहीं हो। दूसरा एक लास्ट इसमें है कि विजातीय जीन के समायोजन के पश्चात पुनर्योगज वाहक की पहचान स्पष्ट व सरल होनी चाहिए। यानी हम लोगों को वाहक को पहचान में आना चाहिए। वही वाली बात है, मार्कर जीन होगा तो ही पहचानेंगे, मार्कर जीन होने पर ही पहचान हो सकती है पुनर्योगज वाहक की, स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि इसमें प्लाज्मिड का उपयोग ज़्यादा करते हैं, बैक्टीरियोफेज यानी विषाणु के भी डीएनए का प्रयोग करते हैं, और एक कॉस्मिड भी आता है, ये भी एक प्रकार का डीएनए होता है, इसका भी उपयोग करते हैं। 3 तरह के वाहक आप देख रहे हैं, प्लाज्मिड है, जीवाणुभोजी और कॉस्मिड है। वर्तमान में वेक्टर के रूप में इश्चिया कोलाई के प्लाज्मिडों, जीवाणुभोजियों के और उनके व्युत्पन्न कॉस्मिडों का उपयोग किया जाता है। अब सबसे ज़्यादा ई कोलाई के प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। क्यों करते हैं ये देखिए आप, इसका कारण भी कई बार पूछ लेते हैं आपसे, क्यों इतना उपयुक्त क्यों पाया जाता है ई कोलाई के जो प्लाज्मिड है, कि इसके डीएनए की संरचना व अन्य जैव रासायनिक क्रियाएं पूर्ण रूप से ज्ञात है, नंबर 1 बात। दूसरा, इसके प्लाज्मिड और जीवाणुभोजियों को स्पष्ट रूप से पहचाना जा चुका है। और तीसरा, इश्चरिचिया कोलाई की एक कोशिका से अन्य कोशिका में डीएनए स्थानांतरण की प्रभावी तकनीकें वर्तमान में विकसित की जा चुकी हैं, इसलिए ई कोलाई के प्लाज्मिड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसके वाहकों के कई प्रकार हैं, मैंने आपको 3 प्रकारों के बारे में बताया है। इसमें अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड के बारे में, कि इस प्लाज्मिड को ही सबसे अच्छा वाहक क्यों माना जाता है, इसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। देखिए आप, लेडरबर्ग ने 1952 में सर्वप्रथम जीवाणु कोशिका में मुख्य गुणसूत्र के अलावा भी अतिरिक्त गुणसूत्र एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल अनुवांशिक रचना का अवलोकन किया और इसे प्लाज्मिड का नाम दिया। प्लाज्मिड सभी जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है और न ही किसी जाति के सभी विधों में पाया जाता है। जहाँ भी वह उपस्थित होता है उसकी संख्या प्राय 1 ही होती है, विरल रूप में 1 से अधिक भी हो सकती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जीवाणु व अन्य प्रोकैरियोट में केवल एक वर्तुल गुणसूत्र पाया जाता है। इस मुख्य गुणसूत्र के अतिरिक्त उपस्थित स्वतंत्र छोटे गुणसूत्र को प्लाज्मिड कहा जाता है। अब इसको एक सिंपल सी परिभाषा आपको बनानी आ जानी चाहिए कि प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड जीवाणुओं में पाया जाने वाला एक द्विरज्जुकी सर्पिलाकार अणु होता है जो स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृति बना सकता है या प्रतिकृति का अनुवांशिक नियंत्रण करता है। ये परिभाषा आपको, जो लास्ट वाली लाइन दिख रही है आपको, इस परिभाषा को आप लिखिएगा, यही काम आएगी आपके। अब आज के वर्तमान में तो इसको और बड़े लेवल पे भी यूज़ किया जाता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्लाज्मिड को अपेक्षाकृत व्यापक रूप में भी उपयोग किया जाता है। मुख्य जीनोम के अतिरिक्त उपस्थित किसी भी अनुक्रम या रचना को प्लाज्मिड कहते हैं। ये एक सिंपल एक और परिभाषा है। अब देखिए, प्लाज्मिड 2 प्रकार की होती है। प्रथम, वे जो स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं और अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखती हैं और स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट भी होती हैं, इन्हें प्लाज्मिड कहते हैं।
द्वितीय वे जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती वरन मुख्य गुणसूत्रों से संलग्नित होकर इसकी एक वलय का भाग बनाती है, ऐसे प्लाज्मिड को एपिसोम कहा जाता है। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा यहीं पे ही कि प्लाज्मिड और ये एपिसोम है। एपिसोम भी एक प्रकार का प्लाज्मिड है, पर अगर उसे हम एपिसोम ही कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो क्या किसी मुख्य गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है। प्लाज्मिड अपना आज़ादी बरकरार रखता है, वो मुख्य गुणसूत्र के साथ जुड़ता नहीं है, तो वो प्लाज्मिड होता है। और इसे लघु गुणसूत्र भी कह देते हैं कई बार इसको। तो इस प्रकार से प्लाज्मिड के बारे में हमने इसमें पढ़ा है। इसके कुछ प्लाज्मिडों को जैसे विशेष गुण भी मिलते हैं, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। और प्लाज्मिड के ऐसे क्या गुण होते हैं और क्या कृत्रिम प्लाज्मिड के रूप में भी वेक्टर का निर्माण किया गया है, इन सभी बातों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।